आज है आपका 11 तारीख ट्यूसडे। क्लासेस आज से शुरू होनी थी और इस हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके का प्लान किया है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग इंडियन पॉलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और एथिक्स को करेंगे। थर्सडे फ्राइडे जिन लोगों के लॉ ऑप्शनल हैं हम लोग लॉ ऑफ टॉट और कॉन्ट्रैक्ट लॉ करेंगे। और सैटरडे और संडे हम लोग पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स एंड थॉट्स की वीडियोस अपलोड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और क्योंकि आज ट्यूसडे है तो हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंटायर GS2 का ओरिएंटेशन करवाया था। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं कि क्या है। ये सब मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक नंबर 1। एक राइटर है जिनका नाम है रॉबर्ट मैकनमारा। इनका नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंटरनल सिक्योरिटी के काफ़ी बड़े स्टॉलवर्ट हैं, एक्सपर्ट भी आप कह सकते हैं। इन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी पे कुछ अपनी एक कोटेशन दी है। मैंने कोशिश करा कि उसको इनकॉर्पोरेट करूँ अपने आंसर में, अपने नोट्स में। वो कहते हैं, इन अ मॉडर्न सोसाइटी सिक्योरिटी इज नॉट अ मिलिट्री हार्डवेयर, though it may include this aspect of militarism. Security is not the traditional military activity, though it may encompass it. Security is not military force, though it may involve a certain amount of military force. Security is development. Without development, there is no security. In other words, ये काफ़ी broader और wider definition है। ये सिर्फ militarism से related नहीं है। Although militarism को part माना गया है, यानी कि अगर ये सिक्योरिटी है तो इसका कुछ एस्पेक्ट जरूर मिलिटरिज्म से रिलेटेड होगा, लेकिन नॉट इन टोटो, नॉट इन कंप्लीट। क्योंकि सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी एज ए कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी वाइडर है। और इसके अंतर्गत सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट और सिक्योरिटी का जो रिलेशन है ये हमें समझना है। वो अपने आखिरी लाइन में कहता है कि जहाँ पे डेवलपमेंट है वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज कम है, जहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज ज़्यादा है वहाँ पे डेवलपमेंट कम है। और ये डेवलपमेंट का मतलब लॉपसाइडेड डेवलपमेंट नहीं। इस डेवलपमेंट का मतलब होता है कि दुनिया में उस पर्टिकुलर देश में जहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज़ फॉर ऑल, वरना ये हैम्पर करता है सोशल वेलफेयर पे। और कोई भी इंसान पेट से क्रिमिनल नहीं होता है। वो इन तमाम चीज़ों में लिपट कर, इन तमाम इनसिक्योरिटीज से और इनइक्वालिटी से जूझ कर एक क्राइम करने में मजबूर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग क्राइम करते हैं उनको जस्टिफाई कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लॉपसाइडेड डेवलपमेंट डू लीड टू सिक्योरिटी इश्यूज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे द पॉलिसीज एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट with the use of military, economic and diplomatic powers in a war and peace refers to internal security. इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि इकोनॉमिक पावर एज वेल एज डिप्लोमेटिक पावर का इस्तेमाल करते हैं हम, और वो सारे गवर्नमेंट इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें अपने देश की, अपने स्टेट का सर्वाइवल को इंश्योर करना है। इसी को इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज कहा जाता है। अ स्टेट हैज बीन गिवन दिस टास्क which is known as the constitutional power and responsibility to protect the stability, harmony and security of its citizens. इसी के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर अ मल्टीफेसेटेड कंट्री लाइक इंडिया इन टर्म्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। एक मल्टीफेसेड कंट्री होने की वजह से इंडिया क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल सिक्योरिटी, और इंटरनल सिक्योरिटी के एट्रीब्यूट्स क्या क्या। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड इंटरनल सिक्योरिटी, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इंटरनल सिक्योरिटी, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, उसके अंदर आता क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। वास्ट ज्योग्राफी से निकलकर आता है वास्ट कल्चर, और इस कल्चर की डाइवर्सिटी को हमें एनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना चाहिए। अगर हम इस डाइवर्सिटी को नहीं संभाल सकते, अगर हम इसकी डाइवर्सिटी में यूनिटी नहीं ढूंढ सकते तो प्रॉब्लम होती है। दूसरी, वेरीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये वो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट की बात है जिसके वजह से सर्वनाश हो रहा है देश में, जिसके वजह से सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ रही है, और इसी के चलते लोगों को एक ट्रिगर मिल रहा है कि वो गलत रास्ते अपना लें। हमें इसका एग्जाम्पल JNK में दिखता है, हमें इसका एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिखता है। इससे सेंस ऑफ एलियनेशन आता है, और ये सेंस ऑफ एलियनेशन जो है कि हम इस देश का पार्ट नहीं है, हम इस देश के डेवलपमेंट के पार्ट नहीं है, लीड्स टू द इश्यूज कॉल्ड इंटरनल सिक्योरिटी। ये चीज़ अगर हमारी सरकार, हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी वाले लोग समझ जाते हैं तो आधी समस्या यहीं पे समाधान हो सकता है। किसी को मजा नहीं आता अपने लोगों को मार के। सोशियो कल्चरल कस्टम्स, इस चीज़ में भी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं बल्कि हमें टॉलरेंस का बोध जगाना पड़ता है, ठीक है। इवन ग्लोबल फैक्टर्स एट टाइम्स इन्फ्लुएंस द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जैसे टेररिज्म, जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन या मैसिव क्राइसिस जो हो रहा है, इसका भी इंपैक्ट इंटरनल सिक्योरिटी पे पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ से लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जो लोग जॉबलेस यूथ है वो टेररिज्म से प्रभावित हो जाते हैं। और रही बात इकोनॉमिक की, तो इससे डायरेक्टली हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे हैम्पर होता है। से फॉर एग्जांपल ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ये एग्जांपल है। ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, अगर वहाँ पे कोई मान लीजिए सऊदी में कोई क्राइसिस चल रहा है या ईरान में कोई क्राइसिस चल रहा है, तो डेफिनेटली उसके ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, और ऑयल प्राइसेस बढ़ता है तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पे पड़ता है, जो लोग उसके बड़े इंपोर्टर्स हैं। तो बहुत जग जाहिर सी बात है। अब बात करते हैं कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है कि हमें इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर ये इंश्योर करना पड़ेगा द सेफगार्डिंग द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया।
दूसरा, डोमेस्टिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ये हमें किसी भी कीमत पर इंश्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है। वी हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इक्वालिटी एंड इक्विटी, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। इसके अलावा एंश्योरिंग द पीपल्स लिबर्टी, दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी। इसका मतलब ये था, देखिए इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी बेसिकली दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव लिबर्टी वो होती है जिसके ऊपर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, विच विल हैव दिस टेंडेंसी ऑफ हार्मिंग द अदर्स लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी में ऐसा नहीं है, पॉजिटिव लिबर्टी इंक्लूड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इसका आपको एग्जांपल आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक मिलेगा। इक्वालिटी और इक्विटी का आपको आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 16 तक मिलेगा। तो ये सब एग्जांपल्स में आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड कम्युनल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी इज वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, आर्टिकल 25। ठीक है, तो आई होप ये पहला वाला स्लाइड आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहा जा रहा है, कॉजेज और द रीजंस फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंसेज और सिक्योरिटी इशूज। कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये इशूज आते हैं सामने। नंबर 1, कम्युनल टेंशन, इससे इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं। हम लोगों ने हाल फिलहाल में दिल्ली में राइट्स देखा है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ थी, लेकिन हम लोगों ने इसको विटनेस किया है। इसके अलावा इम्प्रॉपर लेबर लॉज, इम्प्रॉपर लेबर लॉज, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है गरीबों पे, और गरीबों पे इफेक्ट आता है तो एक आंदोलन जैसा भाव सामने आता है, उससे भी नुकसानदायक हो सकता है। इम्प्रॉपर लेबर लेजिस्लेशंस का डायरेक्टली इम्पैक्ट डीपीएसपी पे होता है और एफआर पे होता है, फंडामेंटल राइट्स पे होता है। कहने का मतलब यह है कि सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम लोग डीपीएसपी कह रहे हैं, कि अपने लोगों के साथ वो गलत व्यवहार ना करें, अपने लोगों के साथ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी को इंश्योर करें। एट द सेम टाइम इंडिविजुअल लेबरर्स की भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होती हैं, जैसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर ये लेबर लॉज इम्प्रॉपरली इंप्लीमेंट किए जाएंगे तो ये दोनों वायलेट हो जाता है। इसका फल जो है हमें सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी इशूज में दिखता है। इसके अलावा डेफिसिट फाइनेंसिंग, सरकार अपनी औकात से ज्यादा खर्च अगर करने लगे, जिसका एक नेगेटिव इंपैक्ट दिख सकता है, क्योंकि फिर मैल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इट्स एलोकेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इनएफेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये अगेन जितना आप खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं बल्कि लॉस निकल कर आ रहा है, इनएफेक्टिव है। ठीक है, तो वही बात है कि आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, आप डेवलपमेंटल कॉज में नहीं बल्कि लॉस में रन कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इफेक्टिवनेस, और ये किसी भी कारण से हो सकता है, दैट इंक्लूड्स करप्शन एज वेल। नेक्स्ट इज पुअर एंड आउटडेटेड लॉज। हमारे लॉज बहुत ही पुराने हैं और आउटडेटेड हैं, जिसके आज के वास्तविक समस्याओं के साथ कोई लेन देन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में पुलिस एक्ट, इसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे हमारी आईपीसी, ये सब बहुत पुराने 1800s के एक्ट्स हैं, लेकिन आज भी चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको हमें बदलने की बड़ी अब ज़रूरत है। नेक्स्ट, डिस्पैरिटी जो हमें दिखती है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये वही चीज़ है जिसकी वजह से एलियनेशन वाली फील आती है। ठीक है, ये भी एक काइंड ऑफ एक ट्रिगर करता है कि हम इस देश के पार्ट शायद नहीं है, क्योंकि मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में इनकी भागीदारी ना के बराबर होती है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू एनफोर्स द लॉज टू मेंटेन स्ट्रिंजेंट इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज। पॉलिटिकल विल की कमी क्यों है? देखिए, पॉलिटिकल विल का कमी एक ही कारण से होता है, जिसका जवाब है वोट। सारे पॉलिटिकल नेता लोग कोई भी हार्श कदम उठाने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसका एक इंपैक्ट जो है वोट में पड़ेगा। जबकि अगर वो ये वोट के बारे में ना सोच के अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सुने, उनके अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स हैं और जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उनके बारे में बात करते या सोचते तो शायद ये दिक्कत नहीं होती। लेकिन उन्हें वोट से मतलब है, उन्हें पावर से मतलब है, और उस पावर में टिके रहने से मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस। ये तो सही बात है, जिसकी वजह से एलियनेशन होता है, जिसकी वजह से इंटरनल इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को भी इंपैक्ट करता है। जैसे मान लीजिए एक ऐसी पार्टी है जिसके पॉलिसीज जो है, मान लीजिए एक ऐसी पॉलिसी है जो कि इंडिया के खिलाफ है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि इस पॉलिसी को बनाने वाले सारे के सारे लोग इसके सहमत नहीं हो सकता है। एक आधा लोग ऐसे होंगे उसी सेम पार्टी में जो इस पॉलिसी की विरोधिता करते हैं, लेकिन उनके पास ये मौका नहीं है, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपनी ही पार्टी के अंदर अपनी बात रख सके कि वो इस पॉलिसी के खिलाफ है। उन्हें जबरदस्ती हाँ बोलना पड़ता है, वरना एंटी डिफेक्शन का केस लग जाता है। तो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का बढ़िया भाव है। ठीक है, नेक्स्ट, लैक ऑफ इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज। हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुई है, अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, जिससे हम लोग कई सारी चीज़ों को, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जैसी चीज़ों को ट्रैक कर सके, ट्रेस कर सके, जिससे हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स लेने में मदद मिले। तो ये इसका इंपैक्ट जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स पे पड़ता है। हम लोग कभी प्रिवेंटिव मेजर्स से नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बन ही नहीं पाते हैं। हमें हमेशा ही जो है कोई प्रॉब्लम्स को जब आती है तो हमें बस रिस्पॉन्ड करते हैं। अब कितना बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करें, बस उसी पर हमारा ध्यान रहता है, हम लोग प्रोएक्टिव नहीं बन पा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज ऑफ आर्म फोर्सेस टू द नेशन इन काउंटर इंसर्जेंसी। हम लोग आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग पावर से पावर को काटने का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमें यहाँ पे एक ह्यूमेन अप्रोच की जरूरत है। तो इससे लोगों में गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है विद द आर्म फोर्सेस, जबकि हमें एक ह्यूमेन अप्रोच की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या है? नंबर 1, इवॉल्विंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट टुवर्ड्स द एशिया। मतलब क्या हुआ? देखिए, पहले वर्ल्ड जो था वो बाइपोलर था, पूरा विश्व जो है 2 पावर्स में डिवाइडेड था, एक यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। उसके बाद ये यूनिपोलर बन गया और सारी ताकत जो है वो यूएसए के पास आ गई आफ्टर द कोल्ड वॉर। लेकिन आज के तारीख में ये मल्टीपोलर हो गया है, अब कोई एक पोल नहीं है। यहाँ पे कुछ इमर्जिंग प्लेयर्स आ गए हैं, जैसे चाइना, और ये एशिया में हो रहा है ना।
तो कहने का मतलब ये कि जब से ये पूरे का पूरा शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स एशिया, तो ये पावर पॉलिटिक्स जो है वो कंप्लीटली इस तरफ शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से भी समस्याएं बढ़ती हैं। कई बार चाइना जो है अपनी हेजमनी दिखाने की कोशिश करता है, फलस्वरूप हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और सिर्फ हमें ही क्यों, बहुत सारे देश हैं, आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं साउथ चाइना सी का। इसके अलावा पावरफुल नेबर्स, ये भी सिमिलर पॉइंट्स हैं। आप इसमें चाइना का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से चाइना की वजह से वियतनाम जैसे स्टेट, इसके अलावा जो फिलीपींस जैसे स्टेट किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इवन इन इंडिया हम लोग भी किस तरह से प्रभावित हो जाते हैं। वीक मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के पास एक पावर है विच इज़ परसुएसिव पावर, परसुएसिव पावर। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम लोगों के पास किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की तरफ देखने का इच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि उसके अंदर वो टीथ नहीं है, वो पावर नहीं है। इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान जैसी चीज़ें जो हैं वो इंडिया पे अफेक्ट करती हैं, इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान जैसी चीज़ें जो इंडिया पे अफेक्ट करती हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी एक और ऐसा एस्पेक्ट है जो कि एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज हमको पोज करता है, क्योंकि हमारे देश में कुल मिलाकर 7,500 का कोस्टल एरिया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बॉर्डर है जो हमें कवर करना पड़ता है। ग्रोथ ऑफ मिलिट्री या मिलिटेंसी, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, और इसमें कई सारे नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं, कई सारे नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं आर्म्स सप्लाई करते हैं। आप यहाँ पे माओइज्म को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लोरीफोरेशन, फैलाना, क्या न्यूक्लियर वेपन्स, ये भी अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम पोज करती है। टेररिज्म अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम पोज करती है, ठीक है। कुछ एनर्जी सिक्योरिटीज जैसे इश्यूज हैं, जैसे मान लीजिए हमारे देश में एनर्जी सिक्योरिटी अगर हम लोग इंश्योर करते हैं तो ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक गेन होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इस स्ट्रेटेजिक गेन को हम लोग नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द थ्रेट्स दैट इज देयर विद द एनर्जी सिक्योरिटी। मान लीजिए हमें तापी से जो पाइपलाइन है वहाँ से हमें एनर्जी मिलने वाला था, लेकिन बीच में पाकिस्तान जैसे ऐसे देश हैं जहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, अफगानिस्तान ऐसे देश है जहाँ पे इंस्टेबिलिटी, तो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी वहाँ पे लैक कर जाता है, क्योंकि तापी कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता ढंग से, ठीक है। और रही बात ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक अलग सा न्यू चैप्टर है क्राइम के अंदर। इसमें और क्रिमिनल एक्टिविटी को एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जाता है। इसमें हायरार्की होती है, इसमें ऑर्डर्स फॉलो करने वाले लोग होते हैं, इसमें ऑर्डर देने वाले लोग होते हैं, तो इसमें एक चेन प्रोसेस है। तो ये अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग हमेशा मुंबई में भाईगिरी का बात करते हैं, तो ये काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में से एक है। तो आपको आइडिया समझ में आ रहा हो किस तरीके से सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिया को फेस करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी हम लोगों ने बात करना है नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज क्या है, या नॉन ट्रेडिशनल डायमेंशन, जो कि एक नया डायमेंशन है इन द ग्लोबलाइज्ड एरा व्हिच इज पोजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। सबसे पहले एपिडेमिक एंड पैंडेमिक, ये हम लोग कोविड क्राइसिस में बाखूबी समझ रहे हैं। दूसरा साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस, ये कुछ मेजर ऐसी चीज़ें आई हैं जो हमारे सामने आज की तारीख में इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कर रही है, ये चैलेंजेस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट, एड्स चैलेंजेस, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये कुछ ऐसे तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे केमिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक चैलेंज है। तो कहने का मतलब ये कि ये वो सारी नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस हैं जो इंडिया जैसे और दूसरे देश फेस कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि वर्ल्ड की सिचुएशन आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड जो है आज की तारीख में इंटरकनेक्टेड बहुत है, जिसकी वजह से कहीं एक कोने में दिक्कत होती है तो दूसरा कोना जो है वो उसको फील करता है, ठीक है। इसका हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे सीरियन क्राइसिस है, जैसे अफगान इंस्टेबिलिटी है, जैसे हमारे देश के आजू बाजू गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल है। तो इन सब चीज़ों से हमारे देश को इम्पैक्ट करता है। ये बेसिकली ड्रग कार्टर से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपको चाहते हैं इसके बारे में कुछ पढ़ना तो आप लोग गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल का मैप में देख सकते हैं गूगल पे, ठीक है। इंटर स्टेट कन्फ्रंटेशन जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुका है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में वो आर्मी की पावर डिटरमिन नहीं करती है एक कंट्री का डोमिनेंस ओवर अदर्स, बहुत सारे अदर फैक्टर्स है। तो ये डायरेक्टली जो ट्रेडिशनल इंटरस्टेट कन्फ्रंटेशन है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुका है। इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक सैंक्शन, आज की तारीख में ये एक एस्पेक्ट है जो कि काफ़ी हद तक इंपैक्ट करता है। आज की तारीख में इंटर रीजनल थ्रेट्स जो है वो टेररिज्म से आता है, साइबर थ्रेट्स से आता है। द राइज ऑफ मिलिट्रीज हैज नेवर पुट कंट्रीज इनटू वॉर, बट द आर्म्ड फोर्सेज इज वाइडली यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द इंटरनल थ्रेट्स, जो जिसकी वजह से सिविल वॉर हो जाता है। एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ वॉर आजकल बहुत कम हो गया है, लेकिन विद इन दिस कंट्री अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है तो हम लोग वहां पे आर्म्ड फोर्सेस का उपयोग कर देते हैं गलती से, जिसके वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है और सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हम अपने देश में माओइज्म से बेहतर और एग्जाम्पल नहीं ढूंढ सकते। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंडिया की जो डिफेंस और सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको हम लोग समझते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ कंट्री डील्स विद द थ्रेटनिंग सिचुएशन इज द डिफेंस पॉलिसी। Conventionally, the policy that deals only with the external threats originated from the unfriendly states. अब कोई अनफ्रेंडली स्टेट है जहां से हमारे को थ्रेट आ रही है और हम उस चीज को डील कर रहे हैं सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट्स को, तो दैट इज द ट्रेडिशनल डेफिनेशन, जो कि कन्वेंशनली पॉलिसी है, कन्वेंशनल डिफेंस पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी। बट नाउ आज की तारीख में द करंट सिनेरियो क्या कहता है? द डिफेंस पॉलिसी इंक्लूड्स इंटरनल थ्रेट्स या इंटरनल सिचुएशंस टू। कई एक समय था जब मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है टेररिज्म से नहीं बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी से है। उनका आइडिया माओइस्ट के ऊपर था।
द इंटरनल इंडियाज सिक्योरिटी पॉलिसी इज बेस्ड ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज दी गई हैं उनको पोर्ट्रे करना, उनको अपहेल्ड करना ही इंटरनल सिक्योरिटी का पर्पस है। जैसे डेमोक्रेसी, जैसे सेक्युलरिज्म, जैसे सोशलिज्म, जैसे पीसफुल को एग्जिस्टेंस, प्लूरलिज्म, हमें इन सब चीजों को, इन सब वैल्यूज को अपहेल्ड करना है, इन सब वैल्यूज को सिक्योर करना है वाइल थिंकिंग अबाउट इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और यही सेंट्रल पिलर है कि हम लोग सोच सके ऑटोनोमसली। ठीक है, जसवंत सिंह जी, उनकी एक किताब है डिफेंडिंग इंडिया, काफी फेमस बुक है। उन्होंने वहां पे लिखा है दैट द प्रिंसिपल चैलेंजेस टू इंडिया हिस्टोरिकली बीन एंड रिमेन द इम्पोजिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर एक ऐसा इंपॉर्टेंट समस्या है जो कि इंडिया को खोखला कर सकता है। यही जसवंत सिंह जी ने अपनी किताब डिफेंडिंग इंडिया में लिखा है। और पब्लिक ऑर्डर का डायरेक्टली इंपैक्ट कैसे हो सकता है, बाई इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज या थ्रेट्स। हमें अपने घर के उन बच्चों को, हमारे घर के समस्या को समाधान करना पड़ेगा, बंदूक से नहीं, वरना ये दिक्कतें बढ़ेंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। ये आखिरी स्लाइड है, इसको हमको समझना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है, इंडियाज सिक्योरिटी पॉलिसी। इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसी को हम लोग यहाँ पे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, और दूसरा है सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स इंडिया के क्या क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को पहले समझते हैं। टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन, बिल्कुल। टू सेफगार्ड नेशन अगेंस्ट द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स, ये भी सही बात है। तीसरा, टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, मतलब कि म्यूचुअल एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इन सब चीजों को। पंचशील इंडिया ने 1954 में साइन किया था चाइना के साथ। टू एनहेंस द कोऑपरेशन विद द नेबर्स, ये बहुत जरूरी है, वरना हमारी जो छवि है नेबर्स के सामने वो और खराब हो जाएगी। नेबर्स को लगेगा कि हमारे नेबर्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान या चाइना को हटा दिया जाए अगर, तो बाकी काफी साइज में छोटे हैं और पावरफुल भी कम है, तो उनके ऊपर हमारा एक बिग डैडी वाला सिचुएशन, एक इमेज नहीं बनने देनी चाहिए, जो कि हम लोग को आई के गुजराल डॉक्ट्रिन से भी पता चलता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई के गुजराल डॉक्ट्रिन को आप देख सकते हैं, वरना हम लोग IR की क्लासेस में इसको कवर जरूर करेंगे। Now, to strengthen India's strategic arms and the system to neutralize threats for counter attacks, ये भी हमें और मजबूत बनाना पड़ेगा। To carry forward mutual cooperation and dialogues with the major powers of the world, ये हमें करना ही है। जंगल में रहना है तो शेर से बगावत नहीं, जैसे वैसे ही पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं। सिमिलरली, अगर इस विश्व में हमें अपना आप को सस्टेन रखना है तो हमें मेजर पावर्स के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन करना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, ताकि आज नहीं तो कल अगर जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हमें उनकी मदद मिल सके। नेक्स्ट, टू डिफेंड कंट्रीज बॉर्डर्स बोथ लैंड एंड कोस्ट, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स। अब इंटरेस्ट क्या क्या है, अगर हम ये कर पाते हैं तो हमारे इंटरेस्ट क्या क्या है, प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ क्राइसिस, जो कि एंडेंजर करते हैं, जो कि खतरा बन गया है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, तो उसको हमें प्रिवेंट करना है, उसको हमें एलिमिनेट करना है। हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ और पैन एशिया के सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स में हिस्सेदारी करनी है, उससे हमारे को स्ट्रेंथ मिलेगी। रीजनल कोऑपरेशन से हम लोग बड़ी समस्या को समाधान कर सकते हैं। हमें FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में फैसिलिटेशन करना पड़ेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, वरना वही लॉपसाइडेड वाला डिफरेंस आ जाएगा और फिर हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा वी हैव टू सपोर्ट वैल्यूज of universities, of human rights, democratic ideals and to promote global acceptance of international law। इन तमाम चीजों को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हमको डेमोक्रेटिक राइट्स, हमें ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है, जिनकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस होगी। हमें यह भी इंश्योर करना है कि पूरी विश्व जो है इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट करे। इससे क्या होगा, इनकम डिस्पैरिटी एंड अदर सॉर्ट्स ऑफ डिस्पैरिटीज को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि वन ऑफ द मेन रीजंस बन के आई हैं हमारे सामने। इसी से हमें समझ में आता है कि कितनी जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इनको अचीव करना, जिससे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हार्मनी इवेंचुअली मेंटेन करी जा सके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी को हमें समझना है, हमें पढ़ना है, ताकि हम लोग आंसर GS2 में लिख सके। तो इस स्लाइड को यही खत्म करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट क्लास IR के करंट अफेयर्स पे होगी। थैंक यू सो मच।